नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के सुधरते समय को देखने के लिए। और उन रिश्तों में सुधर रहे हैं दो देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और जब मैं इस सेशन को कर रहा हूं उस समय मुझे मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलते हुए सुनने का मन कर रहा है, और वो यही है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे तेरी नजर में देखने के बाद। शहबाज शरीफ से संभवतया मोहम्मद यूनुस यही कह रहे हैं कि आपसे कुछ मेरी ज्यादा ही नजदीकियां हो रही हैं। अगर आप परमिट करें तो क्यों ना हम एक दूसरे के गले लगकर अपनी एक नई जीवन की पारी की शुरुआत कर लें। भुला करके अपनी पहली आजादी दूसरी आजादी की तरफ क्यों ना निकल पड़े। तो साथियों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये असल मायने में बांग्लादेश के वर्तमान में चीफ एडवाइजर, जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं कि राष्ट्रपति समझते हैं नहीं पता, लेकिन वो जिस व्यक्ति से गले लग रहे हैं वो व्यक्ति है जिसने इन्हें संभवतः बधाई दी होगी कि भैया बधाई हो, तुम भी देश वाले हो, हम भी देश वाले हैं। एक ही मिला था, तोड़कर हम दो कर लिए हैं। खैर, फिलहाल इनके गले को मिलता देख, एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से बात करते देख, सवाल बस इतना ही मन में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब जा रहे हैं। और करीब इतने कि क्या एक दूसरे से मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं उस समय पर बहुत सारे अखबारों की हेडलाइंस हैं। जैसे जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकली थी तब अल जजीरा लिख रहा था कि बांग्लादेश की एक और आजादी, सेकंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, यानी 1971 में वो पहली बार आजाद हुआ और 2024 में वो दूसरी बार आजाद हुआ। तो क्या पता दूसरी बार आजाद होकर लौट के बुद्धू घर चला जाए। घर चला जाए तो क्या पता इन दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएं। क्या पता दोनों एक दूसरे से यूं बाहों में बाहें डालकर भारत के चक्कर लगाएं। सारी बातें आज के सेशन में हम करेंगे, क्योंकि जब देश बनने तैयार हुए थे उस समय हालात कुछ ऐसे थे। इधर की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, इधर की तरफ पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तो दोनों ही थे। 71 में भारत बीच में प्रॉपर आ गया। बोले मैप में ही क्यों रखते हो, रियल में रख लो, तुम्हें अलग कर देते हैं। इधर बांग्लादेश तो इधर पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन साहब, अब भारत को ये साथ में से निकाल कर एक दूसरे के बिल्कुल गले में लिपट लिपट कर मिल रहे हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं, कायरो का है। अरे मैं कायर नहीं बोल रहा हूं, कायरो बोल रहा हूं, कायरों का नहीं भाई। कायर कहकर के शर्मिंदा ना करें जिनके 93,000 सैनिक सरेंडर किए हो। कायर बोल करके हम मजाक मुंह पे थोड़ी करेंगे। अरे हम इनकी थोड़ी बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत वालों ने तो मात्र सहयोग किया था और कुछ नहीं था। खैर चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार 1971 का मामला सेटल कर लो। कब तक झगड़ते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, लौट के बुद्धू घर को आ जाए तो उसे मोहम्मद यूनुस कहते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश तो केवल सहयोगी कहलाते हैं। हम इन सारे देशों की बातों को ढंग से करेंगे, क्योंकि कुछ ही समय पूर्व इन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश की आजादी में नया बाप ढूंढ लिया है। मैं बाप की बात को बहुत अच्छे से कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक सेशन किया था जब बताया था कि 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश पूर्णतया आजाद हुआ, जिस पर भारत विजय दिवस मनाता है, उस दिन ये लोग भूल गए थे मुजीबुर रहमान को। वही मुजीबुर रहमान जिसने इन्हें नए देश का नाम दिया था, ये भूल गए थे उस आदमी को। अब हो सकता है कि बांग्लादेश अपनी नई आजादी सेलिब्रेट करते हुए नए अब्बा का नाम याद रखे, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिसने एक भी चुनाव नहीं लड़ा, जिसको जनता ने कभी नहीं चुना। डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया जो खेला देख रही है बांग्लादेश में, हो सकता है कि यह नया ही अध्याय घड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की तर्ज पर नहीं अपना अलग रवैया रखता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को आज तक 5 साल पूरे नहीं करने दिए हैं पाकिस्तान ने। वो अपने देश में ही सेना शासन खेलता रहता है। बांग्लादेश लेकिन एक कदम आगे निकल गया। एक नोबल शास्त्री को जिसने कुछ नहीं किया, केवल अमेरिका की कही बातें मानी और बांग्लादेश की सत्ता में बैठ गया। आज वो व्यक्ति वापस से पाकिस्तान के साथ बैठ करके मामले सेटल करने की बातें कर रहा है। और इस तरह की बातें कहीं और नहीं, ये D8 कॉन्फ्रेंस में कर रहा है। अब सवाल यह है कि साहब ये कहां हो रही है D8 कॉन्फ्रेंस। असल में मिस्र की राजधानी है कायरा
उसकी इंग्लिश में उसको कायरो बोलते हैं। और वहां पर D8 देशों की बैठक हुई है। D8 देश कौन से हैं? डेवलपिंग 8 कंट्रीज। सर हमने G8 तो सुना था, अरे G8 पैसे वालों का है, ऐसे गरीबों का भी तो कोई समूह होगा, उसे D8 कहते हैं। तो ये D8 समूह किसके दिमाग की उपज है? तो भाई साहब मुसलमानों का एक खलीफा बनने निकला था, नाम है उसका तुर्की। उसके दिमाग में एक बार बहुत तगड़ा सपना आया। उसके दिमाग में सपना आया कि मुसलमानों का नेता सऊदी अरब कैसे बन सकता है। ऑटोमन एम्पायर के समय तो कभी हम हुआ करते थे मुसलमानों के नेता, अब अचानक सऊदी इतना बड़ा कैसे आदमी बन गया कि ये अपने यहां पर OIC की बैठक करवाता है, 54 मुस्लिम देशों को साथ लेकर चलता है, हर बात पर अपनी ही मनवाता है, जद्दा के अंदर कार्यालय बनवा के चलता है। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे में 1997 के अंदर इस्तांबुल में तुर्की ने 8 मुस्लिम देशों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो इस दुनिया में तुम ही हो जो डेवलपिंग हो, हमको डेवलप्ड नेशन से कोई मतलब नहीं है, आओ मिलेंगे और एक बैठक करेंगे। बैठक हुई, बैठक का नाम D8 रखा गया। उस D8 बैठक के अंदर केवल सेलेक्टिव तरीके से पूरे वर्ल्ड से देश ढूंढे गए। कंडीशन केवल एक ही लगती है देखकर कि ये सब मुस्लिम कंट्रीज थे। खैर तुर्की की मंशा पहले से भी रही है, पुराने दिनों की याद जो आती है कि हमको कभी वर्ल्ड वॉर में हरा करके तोड़ दिया गया था, ये पुराने उस समय को याद करता है कि चलो कोई नहीं, कहीं से तो मुसलमान एक होंगे, कहीं सऊदी की तरह पैसे के पीछे भागेंगे तो नहीं। आइए, तो इन्होंने इन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके नाइजीरिया इधर की तरफ से उठाया, इजिप्ट इधर की तरफ से, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, इधर से इंडोनेशिया। ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि गूगल शीट इस दुनिया का सबसे वर्स्ट टूल है जिसको आप यूज करते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 20 इधर से इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इन लोगों को उठा करके कुछ कस्में खाई गई और कस्मों में कहा गया कि देखो यार, हम लोग ना झगड़े की बात करेंगे लड़ाई के स्थान, झगड़े की बात नहीं, शांति की बात करेंगे झगड़े के स्थान पर। हम बात करेंगे एक दूसरे से बातचीत के रास्ते अपनाने की, हम बात करेंगे सहयोग की, हम बात करेंगे न्याय की, समानता की, और हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। बताइए कैसी डेमोक्रेसी बांग्लादेश के अंदर कि वहां पर चुने हुए प्रधानमंत्री को भगा दिया गया और जिसने आज तक कोई वोट नहीं पाया वो सत्ता चला रहा है। 2025 के एंड तक भी चुनाव हो जाए तो कहने क्या। खैर साहब, इन्होंने आपस में बैठकें करना तय किया। 1997 में तुर्की के दिमाग में उपजा ये D8 पहली बैठक ही इस्तांबुल में बुलवाया। उसकी हर 2 साल में बैठकें होने लगी। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ दाल गल नहीं रही है, देशों ने दूरियां बनाना शुरू किया। 2012 के बाद 5 साल बाद 17 में जाकर बैठक हुई, 17 के बाद 21 में हुई, 21 के बाद 24 में हुई। 24 की ही बैठक है जो इस समय कायरो के अंदर हुई है, जहां पर फिर से ये राष्ट्राध्यक्ष सारे मिले हैं। और इस बार इन्होंने एक नए देश को भी अंदर ले लिया है, नाम उसका अजरबैजान है। ये भी एक मुस्लिम कंट्री ही है और अब D8 के अंदर फॉर्मली उसे एंट्री करने के बाद हो सकता है D8 का नया नामांकन D9 के नाम से हो जाए। खैर फिलहाल के लिए इस तस्वीर को देखिए जो कि इजिप्ट के कायरो की है, जहां के अल सीसी आपको बीच में बैठे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अर्दगन है तो एक तरफ ईरान के पजेश्कियन है, इधर की तरफ मलेशिया वाले बैठे हैं तो इधर पाकिस्तान वाले, बराबर की जगह पर मोहम्मद यूनुस बैठे हैं। मतलब प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बीच में मोहम्मद यूनुस सोच तो यही रहे होंगे कि थैंक यू बाइडेन, आप मुझे इतनी बढ़िया जगह दे गए। पद का नाम भले ही चीफ एडवाइजर हो, किसी भी देश के अंदर, जर्मनी में चांसलर सुना है, भारत में प्रधानमंत्री, तो कहीं राष्ट्रपति पद का नाम सुना है। चीफ एडवाइजर नाम का कोई पद होता है और राष्ट्राध्यक्षों के बीच बराबर इज्जत पाता है, तो भैया अब्बा को थैंक यू बोलना बनता है। नाम उसका बाइडेन है। खैर ये सब एक साथ तस्वीरों में यहां दिखे, कस्में खाई गई कि देखो हम यूथ को इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट देंगे ताकि वो भविष्य को सुधार सकें इकोनॉमी के अंदर। मोहम्मद यूनुस तो इसके कलाकार हैं, यूथ जो कॉलेज गोइंग है उनके कंधे पर बंदूक रख के सत्ता जो पाई है। खैर साहब कोई बात नहीं, ऐसे में यहां पर प्रॉपर बैठक होती है, 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं। 11वीं बार बैठे हैं 1997 से लेकर अब तक। बातचीत के किनारे किनारे जिस तरह से मोहम्मद यूनुस यहां गए, इन्हीं किनारों में बातचीत इनकी शहबाज शरीफ से हुई। अब ये बड़ा ही लाइन के इतर मुलाकात थी, प्लान्ड टाइप से नहीं थी, बस मिल गए टाइप से बातचीत थी, लेकिन बहुत गजब तरीके से मिले। मतलब इतना गजब तरीके से मिले कि दोनों ने बातचीत करके कहा कि भाई
71 की बातों को सुलझाइए। मतलब कब तक हम यूं ही झगड़ते रहेंगे? इस्लामाबाद और ढाका के बीच के संबंधों को थोड़ा मजबूत करिए और दोनों देश एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाएं तो बेहतर होगा। तो ऐसे में साहब, ये जो चीफ एडवाइजर साहब हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मुलाकात की जानकारी दी, तो शहबाज शरीफ ने भी भर भर के जानकारी दी। कहा कि हम एक दूसरे के रिश्तों को मजबूत करने निकले हैं। हालांकि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान 1974 में बैठकर पहले ही ये मामला रिजॉल्व कर चुके हैं कि ठीक है, 71 तक लड़ाई थी, उसके बाद चलो अब मामला न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। 74 में हो लिया था न्यूट्रलाइज, लेकिन यार कब तक झगड़ते रहेंगे? माना अब समय आ गया है, आप हमें अपने देश में घुसने का समय दो। साहब, एक दूसरे को इनविटेशन दिया गया कि सर लौटकर वापस आइए तो सही। यूनुस ने शहबाज से कहा कि आप पाकिस्तान आइए। पाकिस्तान बुलाने का न्योता यूनुस को मिला। यूनुस ने कहा आहा, एक और विदेश ट्रिप, चलिए तो ठीक है, जरूर आएंगे भैया। ऐसा कहकर एक दूसरे को इनविटेशन दिया गया। इन्होंने उनको और उन्होंने इनको एक दूसरे को बढ़िया इनविटेशन दिया। इतना तेज इनविटेशन आ रहा है कि उसे देखकर यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खींचकर पानी में बहाकर इसको यहीं ले जाए कि भाई साहब एक बार मैं टोचन करके ले आया हूं, इसे मिला ही लो ना। खैर, फिलहाल के लिए हम सोच सकते हैं कि बांग्लादेश ने ये जो नया रूप देखा है, निश्चित ही उनके आजादी के समान है, क्योंकि जिसने इन्हें आजाद कराया उसे तो ये लोग भूल चुके हैं, लेकिन जिसे ये लोग भूले हैं वो शेख हसीना भारत में है। और वो इस बात को अच्छे से जानती हैं कि टाइम लौटता है। टाइम का नाम फिलहाल ट्रंप है। वो लौटा है, वो लौटा है तो शेख हसीना के दिल भी लौटेंगे। खैर, तब तक के लिए इन्हें खुश होने का अवसर दिया जाए। शेख हसीना जब यहां से निकलकर भारत पहुंची थी तो बांग्लादेश ने अपनी सेकंड इंडिपेंडेंस मनाई थी। आप यहां पर देखें, अल जजीरा ने बकायदा इसे लिखा था कि यह बांग्लादेश की सेकंड इंडिपेंडेंस है। हां बिल्कुल। और जब कोई देश आजादी पाता है तो गुलामी के सारी चीजें तोड़ देता है। तोड़ते तोड़ते इन्होंने भारत के साथ रिश्ते तोड़ दिए, जिसने इनको आजाद कराया। और भारत को बुरा मनाने के लिए अपने ही देश के नागरिकों में जो हिंदू रह रहे थे उनके साथ अत्याचार किया। ये ताकि भारत को एहसास दिलाया जा सके कि हम अपनों को मार के भी तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं। तगड़ा काम किया था बांग्लादेश ने। इस तरह से हालात पैदा किए कि जो शेख मुजीबुर रहमान इनके देश की पहचान थे, जिन्होंने बांग्लादेश को कभी पहचान दिलाई थी, उनकी स्टैच्यूज को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया गया। मतलब इस बांग्लादेश ने जो नया रूप देखा वो काबिले तारीफ था। अब्बा का नाम भूलते हुए संतानों को शायद ही किसी ने देखा होगा। इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया आइकन्स को जो 1971 के थे। भाई साहब, जो सरेंडर की तस्वीरें बांग्लादेश में लगी थी कि पाकिस्तान की सेना ने 1971 में कैसे सरेंडर किया था, उन्हें तोड़ दिया गया कि नहीं, कोई सरेंडर वरेंडर नहीं हुआ था, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, हमको क्या पता था कि हमारी आजादी सेकंड फेज में आएगी, शेख हसीना के जाने के बाद आएगी। खैर, इन्होंने इन तस्वीरों को भी तोड़ डाला है। ऐसे में बांग्लादेश शेख हसीना के मुजीबुर रहमान के बाहर निकलने के बाद जो नया टाइम फील कर रहा है, उसमें मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोट पे से हटाना शामिल है और साथ साथ शामिल है पाकिस्तान के करीब जाना। ऐसे में पाकिस्तान जो कि खुद तंगहाल है, वो कार्गो में बाल भरकर बांग्लादेश भेजता है ताकि एक दूसरे के रिश्ते बहुत अच्छे से हो सकें। और तो और बांग्लादेश वीजा रूल में रिलैक्सेशन देता है पाकिस्तानियों को कि आप आराम से आइए। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है, उनकी बहुत तेजी से मुलाकातें होने लगती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कुछ जल्दी ही बड़ा काम करने वाले हैं? मान सकते हैं, क्योंकि गर्मजोशी तो यही कहती है कि आने वाले समय में ये अपने बीच में फंसे भारत को बाईपास करना चाहते हैं। अब भारत को बाईपास करने का एक ही तरीका है कि दोनों एक दूसरे को टो करके एक दूसरे के पास ले जाएं। खैर, मोहम्मद यूनुस इन दिनों एडवाइजर बनके पाकिस्तान से दोस्ती बढ़िया निभा रहे हैं, इस कीमत पर कि भारत ने इनके साथ बुरा किया क्योंकि शेख हसीना को शरण दिया। भारत को शेख हसीना देखकर बांग्लादेशी ये मानते हैं कि असल में भारत ही चला रहा था बांग्लादेश को अब तक, अब हम भारत से आजाद हुए हैं। तो जो बांग्लादेशी भारत से आजाद होने की खुशी मना रहे हैं, उस बात को दुनिया के अखबार भी लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के दिल्ली चले जाने से भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़े हैं। यह आज की ही हेडलाइन है। खैर, भारत को पुरानी आदत है,
भारत दलाई लामा को भी भारत बुला लिया, भारत दलाई लामा को भी चीन से, तिब्बत से भारत बुला लिया था, चीन से संबंध खराब कर लिया। लेकिन फिर भी हमारे संस्कारों में है कि अगर कोई हमारे पास शरण मांगने आता है तो उसे हम शरण देते हैं। ये बुद्ध की भूमि है जो बुद्धम शरणम गच्छामि को मानती है। हम शरण देते हैं, हम इस बात में नहीं फंसते कि आप हमारे पास आए हैं तो हम आपको इसलिए निकाल दें कि नहीं, अब जाओ और उन्हीं लोगों के बीच जाकर मरो जो तुम्हारे कपड़े तुम्हारे उससे राष्ट्रपति भवन से, प्रधानमंत्री भवन से लूट रहे हैं। हम किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। खैर, मोहम्मद यूनुस जो भी सोचते हैं शेख हसीना लौटेंगी, ये हम सोचते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि शेख हसीना जब भारत में है और हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर वो बोल रही हैं और कह रही हैं कि हिंदुओं के साथ जीनोसाइड हो रहा है। साथ ही साथ वो ये भी मानती हैं कि बांग्लादेश की इस पूरी टर्मोइल में जो कोई व्यक्ति है तो वो मोहम्मद यूनुस है, और मोहम्मद यूनुस खुद जानबूझकर इलेक्शन नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसकी कोई लोकप्रियता नहीं है। वो पपेट है, क्योंकि उस पपेट को बिठाने के पीछे अमेरिका है, और ऐसे में अमेरिका में बाइडेन का जो प्यार है जो इनको मिला हुआ है वो प्यार सिमट जाएगा जनवरी में, और सिमटेगा इसका प्रमाण ऑलरेडी ट्रंप के रूप में मिल चुका है। मतलब हसीना की आवामी लीग को तुम दूर कर सकते हो, लेकिन जब ट्रंप आएंगे तो वो क्या कुछ करेंगे इसकी उम्मीद शेख हसीना पहले ही लगा रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जीतने से पहले ही कह दिया था कि मैं जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में हो रही है उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। इन्होंने बकायदा ट्वीट किया था इलेक्शन में जाने से पहले, और साथ ही शेख हसीना ने अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर एक लेटर भेजा था। यह तारीख गवाह है 6 नवंबर, जिस दिन बांग्लादेश की आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी की तरफ से ट्रंप को लेटर भेजकर कहा गया था कि ट्रंप महोदय, मुझे याद है आपके साथ पुरानी मीटिंग, आप जब आए थे तब हमारे रिश्ते कितने बेहतर थे। इसका मतलब शेख हसीना इस इंतजार में है कि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आएंगे बांग्लादेश की फिर से हालत खराब होगी और शेख हसीना लौटकर सत्ता में जाएंगी। इंतजार तब तक का ही है, लेकिन भारत तब तक केवल प्रतिक्रियाओं में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। वेट एंड वॉच के साथ साथ आप भी अपना वेट खत्म करिए, और स्टॉक मार्केट जो इस समय रिबिहेव कर रहा है, अगर आप स्टॉक के जानकार हैं तो उसके हिसाब से, और अगर शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो कैसे चलते हैं शेयर बाजार, मार्केट कैसे काम करता है, ट्रेंड्स किस तरह से पढ़े जाते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप जाइए और हमारे बातें बाजार के एप्लीकेशन से हमारे कोर्स को परचेज करें, जो कि मात्र 1999 में आपके लिए उपलब्ध है, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, पढ़ने लिखने वालों के लिए जीए फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का। जो स्टॉक में रुचि लेते हैं वो बातें बाजार की पर जाएं, और जो जीए फाउंडेशन बैच में इंटरेस्ट लेते हैं वो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर मेरे बैचेस एक्सेस कर सकते हैं। आरएएस फाउंडेशन का बैच एक्सेस कर सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी घर बैठे मंगा सकते हैं, जो 7 दिन में आपके पास